सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिरमा एसजीएस पैसे कैसे बनाती है। इसी पीसीबीए को बनाने का काम सिरमा एसजीएस करता है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक बॉक्स बिल्ड का एग्जांपल है। ऑटोमेटिक टोल का पेमेंट हो रहा है। ये टेक्नोलॉजी कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है आरएफआईडी टैग्स की वजह से। चाहते हो आपके घर में एक ऐसा फैन लगे जिससे आवाज कम आए, इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करे वो फैन। अगर हम इनके की क्लाइंट्स की बात करें, अब हम बात करते हैं इस पूरे इंडस्ट्री के बारे में। सिरमा एसजीएस के शेयर प्राइसेस हमें इतने नीचे आते हुए क्यों देखने को मिल रहे हैं। नाउ फाइनली हम इस बारे में बात करते हैं कि मुझे क्या लगता है सिरमा एसजीएस के बारे में। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक बहुत अच्छा हमें करते हुए देखने को मिल सकता है। उसी दिन से ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला गया। हेलो सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिरमा एसजीएस के बारे में। आप लोगों में से मेरे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है तपन। उन्होंने 2-3 वीडियो पे इस कंपनी के लिए कमेंट कर दिया, जिसकी वजह से हम सिरमा को कवर कर रहे हैं। करेंटली अगर आप बात करोगे तो सिरमा अपने ऑल टाइम हाई से 36% नीचे हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। आज की इस वीडियो में इस कंपनी को हम फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और इस बात के कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि क्या इस कंपनी को आपको खरीदने के बारे में सोचना चाहिए या फिर नहीं। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर देता हूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पसेज से है। अगर सिर्फ इस वीडियो को देख के आप कोई बाय या सेल का प्लानिंग करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिरमा एसजीएस पैसे कैसे बनाती है। तो देखो दोस्त, सिरमा एक ईएमएस की कंपनी है। ईएमएस बोले तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की कंपनी है। ऐसी कंपनीज का काम होता है दूसरे कंपनीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स या फिर उनके कंपोनेंट्स बनाना। अब सिरमा एसजीएस के बिजनेस को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो आप इमेजिन करो कि सोनी को अपना एक स्मार्ट टीवी लॉन्च करना है। अब इस केस में उस टीवी में लगाने के लिए आपको चाहिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, पावर सप्लाई यूनिट और आरएफआईडी सेंसर्स, ताकि वो टीवी फुल्ली फंक्शनल हो। सोनी इन सारे कंपोनेंट्स को बनाने के बजाय इस काम को दे देता है सिरमा एसजीएस जैसी कंपनीज को। सिरमा एसजीएस का काम है सोनी से ऑर्डर लेना, उनके डिजाइन के मुताबिक पीसीबी और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को बनाना और फाइनली इनकी असेंबली और टेस्टिंग करके प्रोडक्ट को डिलीवर करना, और इसके बदले में सोनी इनको पेमेंट कर देगा। नाउ आई नो ये कुछ ज्यादा ही सिंपल वर्जन हो गया। तो इनका जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, उन सारी चीजों को हम एक एग्जाम्पल करके समझते हैं। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट है जो कि इनके एनुअल रिपोर्ट से लिया गया है। तो अगर आप इस एनुअल रिपोर्ट में आके पढ़ोगे ना तो चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, शायद आपको समझ में नहीं आए। मैं एक एक करके बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में ये क्या क्या प्रोडक्ट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स बनाते हैं, उस चीज को आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं पीसीबीए की। तो पीसीबीए का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली। सिंपल लैंग्वेज में आप यूं समझ सकते हो दोस्त कि ये जो एसी का रिमोट है ये भी इसीलिए काम कर रहा है क्योंकि इसके अंदर एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की असेंबली डाली गई है। अगर इस चीज को और भी हम थोड़ी बारीकी में जाके समझे ना, तो आप देखो सबसे पहले लोगों को मिलता है ऐसा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। तो सर्किट बोर्ड्स पे कॉपर से ऐसी कुछ लाइनें बनाई गई होती हैं। जैसे ही इन लाइनों के ऊपर आप ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स को जोड़ देते हो तो इसी को हम बोलते हैं कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे असेंबली का काम पूरा हो गया। अब ये एक रेडी टू यूज सर्किट है जो पूरी तरह से फंक्शनल है, काम करेगा और आप इसको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगा सकते हो। इसी पीसीबीए को बनाने का काम सिरमा एसजीएस करता है। तो आई होप आपको समझ में आया कि पीसीबीए अगर कभी ये लोग बोलेंगे तो आप समझ पाओगे कि ये क्या हो रहा है। फिर भी एक लाइन में आप यूं समझ लेना कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स जो होते हैं वो एम्प्टी सर्किट बोर्ड्स होते हैं विद कॉपर ट्रैक, और जैसे ही आप इनको सोल्डर कर देते हो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से तो इसी पीसीबी से बन जाता है पीसीबीए। कहाँ कहाँ पे इनका रियल लाइफ में यूज होता है? स्मार्टफोन में यूज होता है, लैपटॉप में यूज होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होता है, स्मार्ट टीवीज में यूज होता है, होम अप्लायंसेज में यूज होता है, मेडिकल डिवाइसेज में यूज होता है, इंडस्ट्रियल डिवाइसेज में यूज होता है या फिर आईओटी डिवाइसेज में यूज होता है। इनमें से लगभग आपको सारा समझ में आया होगा। शायद कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आया होगा कि आईओटी डिवाइसेज किसे बोलते हैं। आपने अलेक्सा देखा है या फिर किसी के पास एमआई का स्पीकर देखा है? इन्हीं डिवाइसेस को हम बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की डिवाइसेस। दूसरा काम जो सिरमा एसजीएस करता है वो है बॉक्स बिल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। तो देखो दोस्त, सिंपल लैंग्वेज में आप यूं कह सकते हो कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक बॉक्स बिल्ड के एग्जांपल है। एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो रेडी टू यूज है। इसे घर पे लाओ, इसमें बैटरी डालो, इसे यूज करो। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो जैसे मेरे आईपैड की कीबोर्ड है, तो ये एक रेडी टू यूज प्रोडक्ट है। इसे घर पे लाओ, ऐसे अटैच करो और इसे यूज करो। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि बॉक्स बिल्ड कहने का मतलब क्या है। आप कंप्यूटर के सीपीयूज देखते हो, वो एक बॉक्स बिल्ड का प्राइम एग्जांपल है। बॉक्स बिल्ड वाले काम में इनके पास मार्जिन भी ज्यादा है क्योंकि आप एंड टू एंड काम करके सीधा कस्टमर को दे रहे हैं। बॉक्स बिल्ड को अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में समझे तो आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे ही आप पीसीबीए को रेडी कर देते हो ना, इसके बाद से 2-3 काम आपको और करने पड़ते हैं। बेसिकली आपको पीसीबी से पीसीबीए कैसा हुआ वो समझ में आया। अब पीसीबीए में ही वायरिंग, कनेक्टर्स, इंक्लूजर्स और फर्मवेयर का भी जब आप काम कर देते हो तो आपने एक बॉक्स बिल्ड प्रोडक्ट रेडी कर दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हो कि पीसीबीए का एग्जाम्पल है स्मार्टफोन का मदरबोर्ड या फिर टीवी का सर्किट बोर्ड। वेयर एज बॉक्स बिल्ड का मतलब है आपने कोई सेटअप बॉक्स बना दिया, कंप्यूटर का सीपीयू बना दिया या फिर जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए जैसे ये बना दिया।
तो ये बॉक्स बिल्ड हो गया। सिरमा एसजीएस का जो तीसरा रेवेन्यू का सोर्स है वो है आरएफआईडी टैग एंड इनलेज के थ्रू। तो एक बार जरा हम रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ये आरएफआईडी टैग्स एंड इनलेज क्या होते हैं। दोस्त, आप कभी कार लेके जाते हो तो आपकी कार पे जो फास्ट टैग लगा है जिससे ऑटोमेटिक टोल का पेमेंट हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है आरएफआईडी टैग्स की वजह से, और ये सिरमा एसजीएस बनाती है। या फिर अगर आप बात करेंगे, आप किसी मान लो मॉल में गए, कोई कपड़ा आपने लिया, अगर उस कपड़े का आपने पेमेंट नहीं किया तो उसमें वो टैग रह जाएगा, और अगर उस कपड़े को लेके आप निकलने की कोशिश करोगे ना तो ऑटोमेटिक उनका अलार्म सिस्टम बजने लगेगा। ये जो अलार्म सिस्टम बजने का काम है, ये कैसे पॉसिबल हुआ बिना किसी के जाने? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उस कपड़े में एक आरएफआईडी टैग लगा हुआ था। या फिर अगर आप बात करेंगे, जैसे मान लो अरिजीत सिंह का कोई बड़ा सा कॉन्सर्ट हो रहा है, तो उसमें आपके हाथ पे एक बैंड बांध दिया जाता है, तो वो बेसिकली वो जो बैंड है ना, वो एक आरएफआईडी टैग है जिसके थ्रू वो लोग एंट्रीज को मॉनिटर कर रहे हैं। या फिर बहुत सारे लोग अपने पेट्स के गले में पहना देते हैं आरएफआईडी टैग, या फिर एनिमल्स, जैसे मान लो कोई बड़ा सा जंगल है जिसमें कोई किसी शेर को छोड़ना है, तो उनके गले में भी वो लोग आरएफआईडी टैग लगा देते हैं ताकि उस शेर की जो लोकेशन है या फिर उसको वो लोग प्रॉपरली ट्रैक कर पाए। सो आई होप आरएफआईडी टैग आपको रियल लाइफ में समझ में आ रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल ले जाके एक बार बता देता हूँ कि आरएफआईडी टैग होता क्या है या फिर इनलेज होते क्या है। सो आरएफआईडी का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का एक टैग। सो बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो रेडियो वेव्स का यूज करके डेटा को ट्रांसमिट और स्टोर करता है। ऐसे ही अगर आप इनलेज की बात करोगे ना, तो बेसिकली टैग बनने से पहले वाला ये एक स्टेज होता है। ये जो आप यहाँ पे फोटो देख रहे हो ना, यही आरएफआईडी इनलेज हैं। ये लोग फ्लैट होते हैं, और जैसे आप फास्टैग देखते हो वो एक बस चिपका हुआ चीज़ है, एक फ्लैट सरफेस पे है, तो उसमें हमें इनलेज की जरूरत पड़ेगी, ना कि ऐसे टैग्स लगे होते हैं हमारे कारों में। तो अगर आप प्रोसेस देखोगे ना, तो सबसे पहले आपके पास ये इनलेज होते हैं। इस इनलेज से ऐसा आपके पास कुछ लेबल रेडी किया जाएगा, और उन लेबल को ऐसे जब आप टैग में लगा दोगे तो इसे ही हम बोलेंगे आरएफआईडी टैग रेडी हो गया। ऐसे ही आप देखते हो, आप जाते हो अपने कार्ड को टैप करते हो और 2000 रुपये तक का पेमेंट हो जाता है ऑटोमेटिक। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? ये पॉसिबल हो रहा है आरएफआईडी टेक्नोलॉजी की वजह से। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि आरएफआईडी टैग्स एंड इनलेज क्या होते हैं। वैसे तो हम बहुत डीप में जा सकते हैं, बट उसका कुछ खास फायदा है नहीं। ये जो आरएफआईडी वाला काम है ना, इसमें सिरमा का जो मार्जिन है वो भी काफी हाई है। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको वो चीज समझ में आएगा। सिरमा एसजीएस का जो चौथा रेवेन्यू का सोर्स है वो ये है कि ये लोग बीएलडीसी मॉड्यूल्स बनाते हैं फैंस के लिए। तो सिंपल लैंग्वेज में जरा हम ये समझते हैं कि ये बीएलडीसी मॉड्यूल्स के फैन कहने का मतलब क्या है। देखो दोस्त, सिंपल लैंग्वेज आप यूज समझ सकते हो ना, कि अगर आप चाहते हो आपके घर में एक ऐसा फैन लगे जिससे आवाज कम आए, इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करे वो फैन, और साथ ही साथ उसकी लाइफ स्पैन है वो भी लंबी हो, तो आपको बीएलडीसी मॉड्यूल्स के ही फैन लगवाने चाहिए। शुरुआत में ये आपको थोड़े कॉस्टली जरूर पड़ेंगे, लेकिन बाद में इलेक्ट्रिसिटी में आपकी बचत भी कर देंगे। तो इन फैंस का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि ये ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, नॉइज नहीं है, लाइफ स्पैन जो है वो भी लंबी है, और आप इन्वर्टर से भी बड़े आराम से ऐसे फैंस को चला सकते हो। साथ ही साथ आपको स्मार्ट कंट्रोल का फीचर मिल जाता है। आपको या तो रिमोट से आप इस फैन को कंट्रोल कर सकते हो, या फिर अपने मोबाइल फोन से भी इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। अगर हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ओरिएंट ने अपना यहाँ पे एक बीएलडीसी मॉड्यूल का फैन बेच रहा है जो कि 6740 रुपये का है, और इसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं। मतलब महंगे वाले भी काफ़ी आपको देखने को मिल रहे हैं, और ये आपको लगभग 4000 के रेंज में भी आपको देखने को मिल जाता है। जैसे आप हैवेल्स का एफेंसिया देखोगे तो ये 3721 रुपये का इनके ऑफिशियल साइट पे हमें देखने को मिल रहा है। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है ना कि जिस तरीके से आप सोच के देखो, हम 10 रुपये वाले बल्ब से एलईडी पे क्यों शिफ्ट हो गए? क्योंकि एलईडी वाला इलेक्ट्रिसिटी बचा रहा था। ये जो अगर बीएलडीसी वाला जो मॉड्यूल वाला फैन है ना, ये भी बाद में अगर इलेक्ट्रिसिटी बचाएगा तो लोग धीरे धीरे इस पर शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ जैसे जैसे लोगों की इनकम की लेवल बढ़ेगी ना, तो लोग ट्रेडिशनल की जगह पे ये वाले ही फैन लगाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये देखने में भी काफी खूबसूरत दिखता है। सिरमा एसजीएस का जो पांचवा रेवेन्यू का सोर्स है वो है कि एंड ऑफ लाइन टेस्टर डेवलपमेंट की सर्विसेज का। सिंपल लैंग्वेज में आप यूज समझ सकते हो दोस्त को, जो सिरमा का जो काम है ना, वो है दूसरे कंपनीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स या फिर प्रोडक्ट्स को बनाना और उन्हें डिलीवर करना। आप सोच के देखो, जब आप उन्हें बना लोगे तो फाइनली चेक भी तो करोगे कि क्या ये सही है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए उसमें टेस्टिंग वाला जो काम है उसके लिए भी सिरमा थर्ड पार्टीज पे डिपेंड नहीं करता है। ये लोग टेस्टिंग वाला भी काम खुद ही करते हैं। अगर आप ऐसे ही अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो सेमीकंडक्टर्स तो खुद बनाती हैं, लेकिन उसके जो टेस्टिंग का काम है वो लोग किसी थर्ड पार्टी पे रिलाई करते हैं, दूसरी कंपनीज पे रिलाई करते हैं, जो उनके लिए टेस्टिंग करके ये बताती है कि ये सारे चिप्स काम के हैं कि नहीं है। अब हम बात करते हैं सिरमा के कस्टमर बेस की। तो ये लोग 5 अलग अलग इंडस्ट्रीज को सर्व करते हैं। पहले पे यहाँ पे है ऑटोमोटिव एंड ईवी, फिर है रेलवे एंड आईटी, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर सेगमेंट। अगर हम इनके की क्लाइंट्स की बात करें तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेगमेंट से हमें टोटल पावर यूरोप, फिनिक्स कॉन्टैक्ट, सीसी, या फिर कंज्यूमर सेगमेंट में अगर आप बात करते हो तो यूरेका फो, बोस्क, एओ स्मिथ, फास्टैग, एटमबर्ग या फिर एचयूएल हमें देखने को मिल जाता है। अगर हम ऑटो एंड ईवी सेगमेंट से बात करें तो वहाँ पे हमें टीवीएस देखने को मिल जाएगा, और टीवीएस के साथ साथ
आईसी एंड ईवी स्पेस में कुछ लार्ज ओईएम्स हैं, वो भी इनके क्लाइंट्स हैं। अगर हम बात करें हेल्थ केयर, आईटी एंड रेलवे की, तो वहाँ पे हमें लीडिंग ग्लोबल हेल्थ केयर की कंपनीज का लिस्ट देखने को मिल जाता है, लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का लिस्ट देखने को मिल जाता है एंड लीडिंग लोकोमोटिव कंपनीज की भी लिस्ट हमें देखने को मिल जाती है। अगर हम इनके कस्टमर बेस एक्सपेंशन एंड रिटेंशन की बात करें तो 2024 के एनुअल रिपोर्ट से ये डेटा मैंने निकाला है। 270 से ज़्यादा कस्टमर्स को ये लोग सर्व करते हैं 20 से ज़्यादा कंट्रीज में, जिनमें यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड यूके जैसी कंट्रीज शामिल है। साथ ही साथ रेगुलर बेसिस पे ये लोग नए कस्टमर का एडिशन करते रहते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो Q3 2025 वाले कॉन कॉल में भी इन्होंने मेंशन किया है कि कुछ बड़े क्लाइंट्स को इन्होंने ऑनबोर्ड किया है, जिनसे 2026 में हमें रेवेन्यू आते हुए देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इस पूरे इंडस्ट्री के बारे में, और यहीं पे हमें सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग देखने को मिलता है। देखो दोस्त, ये जो पूरा इंडस्ट्री है ना, ये 30 से 35% के केगर से ग्रो करेगा, ऐसा एक्सपेक्टेड है। अगर आप सिर्फ ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की भी बात करोगे तो वो 5% के केगर से ग्रो करेगा, ऐसा एक्सपेक्टेड है। अगर आप पर कैपिटा इनकम के भी हिसाब से जज करोगे ना, तो ग्लोबली लोग इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन पे पूरे साल में हर साल लगभग $324 खर्च करते हैं। वेर एज अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में हर साल सिर्फ $78 पर एनम लोग खर्च करते हैं। आने वाले टाइम में इस रिपोर्ट के हिसाब से जिस तरीके से अर्बनाइजेशन ऊपर जा रहा है या फिर लोगों की जो इनकम की लेवल ऊपर जाएगी ना, तो हमें यहाँ पे और भी ज़्यादा ये नंबर मतलब इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेगा। अगर हम सिर्फ इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बात करें तो ऐसा प्रोजेक्टेड है कि ये मार्केट 18% के कीगर से ऊपर जाएगा, जो कि काफ़ी ह्यूज है। साथ ही साथ अगर आप पहले बात करोगे ना, तो हम लोग नेट इंपोर्टर थे और अभी पे या फिर आने वाले टाइम में हम लोग नेट एक्सपोर्टर बनने वाले हैं। अब हम बात करते हैं सिरमा एसजीएस को किन किन रॉ मटेरियल्स की जरूरत है अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। तो वैसे तो 6 मेजर कैटेगरीज में इनके रॉ मटेरियल्स को बांटा है, लेकिन इनमें से जो मेन है वो ये वाला है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इसमें आता है माइक्रो कंट्रोलर, आईसी, रजिस्टर, कैपेसिटर, एलईडी, पीसीबीज एंड सेमीकंडक्टर्स। और ये वो रॉ मटेरियल्स हैं जो इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं। इसी वजह से जब आप स्क्रीन पे इनके नंबर्स देखोगे ना, तो देखो ये एनुअल P&L ओपन हुआ है। यहाँ पे आप मटेरियल कॉस्ट अगर आप देखोगे तो आप देख रहे हो इसमें कितनी ज़्यादा हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। 2020 में जो मटेरियल कॉस्ट था वो था 64% का, और 2024 में ये नंबर बढ़ के हो गया है लगभग 80% का। तो इनके मार्जिन्स भी हमें सफर करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि क्योंकि इनके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, ग्लोबली अगर इन रॉ मटेरियल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो मार्जिन हमें सफर होते हुए देखने को मिलेंगे। जब मैं इस पूरे इंडस्ट्री को पढ़ रहा था तो और भी मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े, कुछ के यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाए हैं, कुछ के स्क्रीनशॉट नहीं लगाए, बट बॉटम लाइन ये है कि ये जो पूरी इंडस्ट्री है वो मुझे काफी पॉजिटिव देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं सिरमा एसजीएस के शेयर प्राइसेस हमें इतने नीचे आते हुए क्यों देखने को मिल रहे हैं। तो पहला रीजन ये है दोस्त कि हमें जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें लगभग ना के बराबर ग्रोथ देखने को मिले। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको लेके आऊँ तो आप इस सेल्स में देखना हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 54% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट की बात करोगे ना तो 123 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के चला गया है 124 करोड़ पे। अब इसके मेजर रीजन क्या हुए? एक तो इनकी कॉग्स बढ़ गई, दूसरा कंपनी रिसेंट में ना बहुत सारे एक्विजिशंस हो रहे हैं और एक्सपेंशन हो रहे हैं। तो एक्सपेंशन की वजह से डेप्रिसिएशन का भी अमाउंट ऊपर चला गया और जो हमारे लिए ब्याज का खर्चा था वो भी ऊपर जाते हुए देखने को मिला, जिसकी वजह से ये जो नंबर्स हैं वो ठीक दिख नहीं रहे हैं और मार्केट इसकी वजह से इस शेयर को इतना पनिश कर रहा है। अगला मेजर रीजन जिसकी वजह से सिरमा के प्राइसेस में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है वो ये है कि जो इनका आरओसी है ना उसमें बहुत बड़ा हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। देखो दोस्त, जब आप डीप में पढ़ोगे ना तो ये डिक्लाइन एक्चुअली में है नहीं। एक्चुअली में क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हर बार तब घट जाएगा जब आप बहुत बड़े बड़े एक्सपेंशंस कर रहे हो या फिर कोई नया प्लांट लगा रहे हो या फिर किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हो। ये ऐसे खर्चे हैं जिनका रिटर्न आपको बड़े ही लॉन्गर पीरियड में धीरे धीरे करके मिलता है। तो उस पर्टिकुलर ईयर में जो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ना वो गंदा ही देखने को मिलेगा। फिलहाल में अगर आप दूर से देखोगे तो देखो इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको लगभग 10% के करीब में देखने को मिल रहा है। कोई भी देखेगा ना तो उसे ये बुरा ही लगेगा। वेर है जब आप कॉन कॉल को पढ़ते हो, जो कि अभी हम आगे कवर करेंगे, तो वहाँ पे मैनेजमेंट ने गाइड भी किया है कि ये जो आप डिक्लाइन देखने को मिल रहा है आपको, ये टेम्पररी है। आने वाले 2 सालों में हम लोग ऐसा टारगेट कर रहे हैं कि आरओसी हमें 20% का देखने को मिले। अगला मेजर रीजन जिसकी वजह से सिरमा नीचे आते हुए हमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि अभी फिलहाल में अगर आप ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट की बात करोगे ना तो वो काफ़ी नेगेटिव हुआ पड़ा है। मेरे हिसाब से इस समय पे जो सेंटिमेंट है, इस समय पे खरीदना दी बेस्ट डिसीजन होता है। लेकिन कोई नहीं, लोग धीरे धीरे इस बात को समझेंगे। तो एक तो मार्केट का सेंटिमेंट खराब है, दूसरा चीज़ अगर आप एक्सपोर्ट से इनका रेवेन्यू देखोगे ना वो भी हमें नीचे जाते हुए देखने को मिला। एक्सपोर्ट से एक्चुअली जो इनको रेवेन्यू आता है उसमें मार्जिन ज़्यादा है। ये जो एक्सपोर्ट से इनका रेवेन्यू था इसके पहले 25% का था, फिलहाल में वो हमें देखने को मिल रहा है 20% पे। तो नंबर्स बेकार आ रहे हैं।
अगर आप सारी चीज़ों को मिला दोगे ना तो सिंपल लैंग्वेज में आप यूँ बोल सकते हो, जैसा नंबर इन लोगों से एक्सपेक्ट किया गया था वैसे नंबर्स हमें देखने को नहीं मिले, जिसकी वजह से इतनी बड़ी हमें पनिशमेंट देखने को मिल रही है। एक और मेजर रीजन की अगर आप बात करोगे तो ये जो इन्होंने मेडटेक का बिजनेस अक्वायर किया था ना जौहरी डिजिटल को, उससे जिस तरह का इन्होंने एक्सपेक्ट किया था नंबर्स, वैसा नंबर हमें वहाँ पे भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो उस बिजनेस में भी एक स्लो डाउन है। तो ये सारे रीजंस को अगर आप एक साथ मिलाओगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि हमें इतना बड़ा फॉल देखने को क्यों मिल रहा है। नाउ फाइनली हम इस बारे में बात करते हैं कि मुझे क्या लगता है सिरमा एसजीएस के बारे में। देखो लॉन्ग टर्म में मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूँ। एक दो क्वार्टर की आप बात मत करना, क्योंकि ये जो पूरा ईएमएस का सेगमेंट है, पूरा इंडस्ट्री है, वही ग्रो करने वाली है, तो सिरमा भी ग्रो करेगी। सो पहला मेजर रीजन जिसकी वजह से मैं बुलिश हूँ वो है 30 से 35% का ग्रोथ विद ऑपरेशनल लिवरेज विद न्यू क्लाइंट्स बीइंग ऑन बोर्ड। तो अगर आप बात करोगे तो मैनेजमेंट का ऐसा कहना है कि 30 से 35% का हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ नए क्लाइंट्स ऑन बोर्ड किए गए हैं जिनसे आने वाले टाइम में हमें लगभग 200 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप बात करोगे ना तो कंपनी फिलहाल में जो 3000 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है वो 70% के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे कर रही है। जैसे ही 100% पे आएगा तो विदाउट एनी एडिशनल कैपेक्स हमें ये रेवेन्यू वाला नंबर ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ बहुत ही मार्जिनल, मतलब थोड़े से इक्विपमेंट में रीबैलेंसिंग अगर आप करते हो तो उसके बाद हमें रेवेन्यू 6 से 6,500 करोड़ पे भी जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में आप यूँ समझ लेना, बहुत ही माइनर खर्चे को करके हम अपने वाले रेवेन्यू जो 3,000 का है ना, विदाउट एनी एडिशनल मेजर कैपेक्स, हम इसे 6 से 6,500 करोड़ तक भी लेके जा सकते हैं। दूसरा मेजर रीजन जिसकी वजह से मैं बुलिश हूँ, तो जो फ्यूचर में आरओसी मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है वो है 20% का। एंड 20% का आरओसी मेरे हिसाब से काफ़ी डिसेंट देखने को हमें मिल रहा है। वो भी अगले सिर्फ 2 सालों में इस चीज़ को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। अगर आपको मन करे तो आप इस पूरी चीज़ को यहाँ पे पढ़ सकते हो। मैं आपको बस कंक्लूजन देते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। साथ ही साथ ये लोग एबिटा पे जो इन लोगों ने इसके पहले प्रोजेक्शन दिया था ना, लगभग उसी सेम चीज़ पे ये लोग खरा उतर रहे हैं। तो ये बात एक अच्छी है, जिस तरीके से ये लोग चीज़ों को प्लान कर रहे हैं चीज़ें वैसे ही प्ले आउट करते हुए हमें देखने को मिल रही हैं। मैनेजमेंट ने हमें गाइड किया था कि हमें 7% का एबिटा मार्जिन देखने को मिलेगा। फिलहाल में अगर आप बात करोगे तो वो 7.2% पे खड़ा है। अगर आप फिलहाल में ऑर्डर बुक की बात करोगे तो 5200 से 5300 करोड़ का ऑर्डर बुक फिलहाल में पड़ा हुआ है, जो कि आने वाले 9 से 15 महीनों में ये ऑर्डर्स हमें एग्जीक्यूट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। एक और मेजर क्वेश्चन जो कॉन कॉल में इनसे पूछा गया और जिसका काफ़ी सॉलिड आंसर मुझे देखने को मिला वो ये है कि अगर मैं आपको इनके बैलेंस शीट पे लेके आऊँ तो देखो यहाँ पे आप ये नोटिस करना, अगर आप बोरोइंग वाला सेक्शन देखोगे तो 2023 में इनका बोरोइंग था 375 करोड़ का, 2024 में ये बढ़ के हो गया 630 का। तो इतना बड़ा जंप हमें क्यों देखने को मिला? तो मैनेजमेंट का आंसर बहुत सिंपल है कि यार हम बहुत सारे कैपेक्स कर रहे थे, कंपनी के एक्विजिशन कर रहे थे, टैलेंट की एक्विजिशन कर रहे थे, और लॉन्ग रन में ये सारा कुछ आपको पे करते हुए देखने को मिलेगा। आरओसी जो डाउन है वो टेम्पररीली डाउन है, या फिर जो आपको ये जो डेट देख रहे हो ना, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग लॉस में जा रहे हैं और डेट ले रहे हैं। कंपनी अभी फिलहाल में एक्सपेंशन एक्सेट्रा पे फोकस कर रही है। यहाँ पे जो की चीज़ ध्यान देने वाली बात है ना वो ये है कि जिस तरीके से ये लोग ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर वैसे नहीं आया तो ये चीज़ बहुत गंदी वाली बैकफायर करेगी इस कंपनी पे। अगर हम बात करें कैपेक्स की तो मैनेजमेंट का ऐसा कहना है कि देखो अभी 9 महीने हुए हैं और 9 महीने में हमने लगभग 180 करोड़ खर्च कर चुके हैं। अगर इस पूरे साल की बात करोगे तो ये 200 से 245 करोड़ तक ये नंबर जा सकता है, और अगले साल हम 100 से 150 करोड़ तक कैपेक्स पे शायद खर्च करेंगे। अगर हम इनके मेडटेक वाले बिजनेस की बात करें ना, जिसमें हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, वो भी आने वाले 2-4 क्वार्टर में उसकी भी जो हालत है वो इम्प्रूव हो जाएगी, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि सर हमें रेलवे से कितना रेवेन्यू आते हुए देखने को मिल रहा है, तो उसका रिप्लाई ये था कि देखो इस साल पे लगभग 70 करोड़ का रेवेन्यू, और अगले साल लगभग हमें 100 से लेके 100 या 120 के करीब में हमें ये नंबर देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल इसके साथ ही साथ यहाँ पे ये जो मैं आपसे बोलता हूँ ना कि फाइनेंशियल नंबर मैंने देख लिए, तो देखो कुछ चीज़ें जो मुझे डाइसी लगती हैं तो जाके मैं वहाँ पे देखता हूँ, ये वही स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे थे। सो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बॉटम लाइन ये है दोस्त कि नंबर्स फाइनेंशियल्स हो चाहे जो भी मैनेजमेंट का कॉन कॉल में जो कहना है वो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। इंडस्ट्री पे हम ओवरऑल बुलिश हैं, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक बहुत अच्छा हमें करते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर आप कोई ट्रेड बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो किस वाले रेट पे, क्या कोई सेटअप हमें बनते हुए देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। तो उसके लिए मैं आपको स्विच करूंगा ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं कि क्या इसमें हमें कोई सेटअप बनते हुए देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। सो देखो दोस्त, यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है सिरमा का चार्ट। करेंटली ये स्टॉक 449 रुपये 55 पैसे पे आज के दिन पे बंद हुआ है। अगर आप मुझसे बात करोगे ना तो जिस दिन ये वाला प्राइस 447 का इस स्टॉक ने ब्रेक किया, उसी दिन से ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला गया। तो सबसे बड़ा जो इस स्टॉक के साथ प्रॉब्लम है वो ये है कि ये स्टॉक करेंटली एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपको इस स्टॉक में ट्रेड बनाना है
तो मैं यही बोलूँगा कि 374 के पास या फिर 380 के पास जब ये स्टॉक आता है तो उस समय पे हम इसमें खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, और जैसे ही इस वाले सपोर्ट को तोड़ के ये नीचे जाता है तो उस स्टॉक से आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। एक डिस्क्लेमर देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर या फिर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। सो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देख के आपको सिरमा के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला। अगर सीखने को मिला प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।